नमस्ते, बहुत स्वागत आप सभी का। वक्त हो चुका है 5 की आंच का और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं खबर के साथ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ बम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं। और आज 2 दिन का जापान दौरा पूरा होने के बाद पीएम मोदी चीन पहुंच गए हैं। दरअसल पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियाजिन में होने वाले SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी इस दौरान मुलाकात होगी। इसी के साथ आपको बताएं कि 7 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए हैं। 2020 की गलवान घाटी झड़प के बाद पीएम मोदी की यह पहली चीन यात्रा है। और उसी की ये 2 तस्वीरें, आज जब चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस दौरान ग्रैंड वेलकम भी हुआ। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जापान से दोस्ती की नई उड़ान की तस्वीर और चीन पहुंचने पर रेड कार्पेट पर वेलकम पीएम मोदी का। और इससे पहले जापान दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा भी किया। और वहां पर जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनका स्वागत हुआ। उन्होंने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाकर वहां पर कामकाज देखा और फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों से मुलाकात भी की। इससे पहले पीएम मोदी आज सुबह एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। और इनके साथ यहां पर जापान के पीएम शिगेरू इशिबा मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर किया और इसी दौरान उन्होंने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की। इन्हें जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। दरअसल भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन्स को ये चलाएंगे जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, जहां भारतीय ट्रेन ड्राइवर्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। दरअसल बुलेट ट्रेन के जरिए सेंडाई का सफर करते हुए नजर आए पीएम। टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का मामला अब बिहार में एक बड़ा सियासी रूप ले चुका है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरते हुए पूरे घटना के जो है पोस्टर जो है पटना में लगाए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के अपमान के खिलाफ पोस्टर अभियान चला रही है। पटना में पोस्टर के जरिए बीजेपी कांग्रेस और आरजेडी का विरोध भी कर रही है और पोस्टर के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर अपमान का आरोप लगा है। पोस्टर में महिलाओं के लिए किए गए कामों का जिक्र भी है। पोस्टर में लिखा गया है कि महिलाओं के लिए काम कर रहे एनडीए गठबंधन का कांग्रेस और तेजस्वी यादव अपमान कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ आरा में राहुल गांधी की यात्रा में मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए गए, जिसके बाद राहुल ने गाड़ी रोकी और प्रदर्शनकारियों से बात की। कर दी इन लोगों ने। मिथिला जानकी मैया की धरती है और जानकी मैया के धरती को इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। एक दूसरी माता जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माँ है, प्रधानमंत्री जी की, उनके बारे में जिस तरह घृणित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह गालियाँ की बौछार की गई, अब शब्दों की बौछार की गई, पूरे मिथिला की धरती को इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। देखिए, लोकतंत्र में गाली गलौज या अमर्यादित भाषा का कोई स्थान नहीं है। कोई दल हो, किसी भी दल के नेता हो, कार्यकर्ता हो, भाषा की मर्यादा का ख्याल सबको रखना चाहिए और जिसने भी गाली गलौज की भाषा दी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारा मानना है। सरकार इनकी है, पटना से लेकर दिल्ली तक कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिजन के खिलाफ जिस ढंग की आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, मुकदमा दायर हो गया, गिरफ्तार हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि माननीय राहुल गांधी जी की पार्टी अथवा तेजस्वी यादव की पार्टी अथवा महागठबंधन के घटक दल ने ऐसे सवाल पर कोई आलोचना भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको निष्कासित तक नहीं किया। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीति में मतभेद रहेगा, लेकिन आपस में भाषाई लंपटई अगर हो
और उसको राजनीतिक दल बर्दाश्त करे, यह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय मां को गाली देने के मामले में अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पटना से लेकर दिल्ली तक अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आपको ध्यान होगा कल ही एक मंच के जरिए, जो इंडी गठबंधन का मंच था, वहां पर एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी उस वक्त मंच पर नहीं थी, लेकिन इस मामले ने अब पूरे तरीके से सियासी रूप ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार माफी मांगने की मांग राहुल गांधी से कर रही है। और ये जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के मुख्यालय पर पहुंचकर इस तरीके से प्रदर्शन किया गया। और आइए आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राहुल, तेजस्वी और अखिलेश का यह संगम विपक्ष की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। यात्रा के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी यात्रा में शामिल होने पहुंचे। अखिलेश सारण से आरा तक राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ यात्रा पर हैं। बिहार और यूपी की सीमा पर साझा भाषा, संस्कृति और रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा से गहरी राजनीतिक कड़ी रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव का इस यात्रा में शामिल होना महागठबंधन की सामाजिक और राजनीतिक ताकत को और बड़ा बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है, इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, एक एक चीज़ों पे हमारी पैनी नज़र है। लेकिन कुछ भी कर ले, इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं। बीजेपी की हार इस बार लिखेगा बिहार, और अवध में हारे हैं। बिहार की जनता मगध में भी हराएगी। और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने किसान के लिए आय दोगुनी कहा, नौजवानों को नौकरी के लिए कहा, महंगाई कम करने के लिए कहा, आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही मुद्दे आज एज इट इज दिखाई दे रहे हैं। इस यात्रा में अखिलेश यादव की एंट्री को सियासी नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन ने उन्हें ऐसे इलाकों से जोड़ा है जहां समाजवादी पार्टी का प्रभाव हो सकता है। गौरतलब है कि आरा, सारण और सीवान जैसे जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बलिया और सलेमपुर जैसे यूपी की सीमावर्ती सीटों पर सपा का प्रदर्शन अच्छा रहा। यही वजह है कि अखिलेश यादव की मौजूदगी को और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को साधने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। तो सोचिए, अब उनके पास सहारा बना चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को इन्होंने जुगाड़ आयोग बना दिया है, लेकिन इस बार बिहार की जनता इनकी जुगाड़ नहीं चलने देगी। ये वोट चोरी के साथ साथ वोट डकैती भी करते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। बिहार में विपक्षी एकता का ये मंच बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ सीधी चुनौती पेश कर रहा है।